नमस्कार दोस्तों, आज आपका यह लेक्चर 9 होगा। क्या लेक्चर शायद आपका 9 है। इतिहास का दूसरा चैप्टर का आपका तीसरा क्लास है। ठीक है साथियों, आपने जैसा सपोर्ट किया है आपके लिए बहुत, मेरे लिए बहुत आपको धन्यवाद साथियों। मैंने आप लोग मेरे बारे में इतना बताया कि मेरे में कितना कमी है। आपके लिए अब मैं अपने कमियों पर मेहनत कर सकूँगा। ठीक है साथियों, इसी तरह आप भी मेरे और कमियों को बताइए, क्योंकि कमियों से ही सुधारे से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे में जितने कमी हो सकती है आप उस कमियों को लिखिए कमेंट में, और कौन सा चैप्टर कौन क्या पढ़ना है आप इसी को भी लिखिए। मेरे को बुरा नहीं लगता है कि आप मेरे बारे में लिखते हैं कि आपको हिंदी पढ़ने नहीं आता है, आप पहले पढ़ना सीखो, अपने ध्यान दो करियर पर। साथियों, मैं दोनों काम करता हूँ। मैं जाता हूँ लाइब्रेरी जाता हूँ आपका शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे जाता हूँ, आता हूँ सुबह आपका 8 बजे 9 बजे आता हूँ। रात भर पढ़ाई करता हूँ साथियों। ऐसा बात नहीं कि मैं मेहनत नहीं करता हूँ, और आप मेहनत करने के बावजूद आपको भी पढ़ाता हूँ। तो आपने बहुत मेरे कमियों को बताकर बहुत मेहनत किया, बहुत आपका मैं आभारी हूँ साथियों। तो इसी तरह मेरे कमियों को आप निकालिए, ताकि मैं उस कमियों को अपने से मेहनत से उससे ख़त्म कर दूँ। तो आपके लिए बहुत धन्यवाद बताने के लिए। चलिए हम लोग आज तीसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैंने आज मेहनत किया हूँ, देखता हूँ इसमें रंग लाती है कि नहीं मेरी मेहनत। आप पहले से और आज से वीडियो में कुछ फ़र्क ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है। तो हम लोग पेज नंबर 35 पढ़ना था आज। तो आज हम लोग पेज नंबर 35 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप लोग आपका बुक है तो अपना दूसरा चैप्टर निकाल लीजिए, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। कहता है कि जिसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया, परंतु लेनिन ने साहसपूर्वक इन विरोधियों का सामना किया। ट्रोट्स्की ने नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना का गठित की गई। अब यहाँ से पूछेगा आपसे सवाल कि लाल सेना का गठन किसने किया। आपसे पूछेगा सवाल कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो आपका ट्रोट्स्की ने। किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। तो लिखेंगे यहाँ पर आप मेरे साथ, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? तो आपका ट्रोट्स्की ने। किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। आपको पिछले वीडियो और इस वीडियो में ज़रूर कुछ फ़र्क दिखाई देगा, और दिखाई देता है तो आप बताएंगे क्या आपको फ़र्क दिखाई देगा। ठीक है। तो ट्रोट्स्की ने लाल सेना का क्या क्या गठन किया। ठीक है। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमले का सामना किया। दूसरी तरफ आंतरिक विरोधों को दबाने के लिए चेका नामक पुस्तक करचेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया। यह अचानक छापा मार का विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी। इस तरह लेनिन आंतरिक विरोधों को दबाने में सफल रहा। लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। सन 1918 ईस्वी में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया। अब यहाँ से पूछेगा आपसे कि बताइए समाजवादियों का शासन किस देश को कहा जाता है। आपसे पूछेगा यहाँ पर समाजवादियों का शासन किस देश को कहा जाता है।
समाजवादी समाजवादी शासन किस देश को कहा जाता है? समाजवादियों का शासन किस देश को कहा जाता है? तो लिखेंगे रूस को। किसको? रूस को। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। यह आप आपको इस तरह से सवाल पूछ सकता है, या आपको इसी तरह से यह भी सवाल पूछ सकता है, या इस तरह एक और प्रकार से पूछ सकता है, इससे पूछ सकता है, इस प्रकार से पूछ सकता है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो आप लिखेंगे रूस। किस देश में हुआ था? रूस में। ठीक है, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? तो आप लिखेंगे रूस में हुआ था। ठीक है, आपका ये भी दोनों का मतलब एक ही होता है, पर क्या है कि कुछ अगर पूछेगा शासन समाजवादी शासन का किस देश में हुआ था, या रूस हो जाएगा। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो आपका रूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। नया संविधान बनाया गया। ठीक है, इसके द्वारा रूस का इसके द्वारा रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह USSR के रूप में परिवर्तित किया गया। लेनिन ने एक नए राज्य में प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था की। राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर सोवियत नामक स्थानीय समितियां बनाई गई। सभी सोवियत के सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, जिसकी कार्यकारिणी की शक्ति एक केंद्रीय समिति को सौंपा गया। लेनिन इस समिति का अध्यक्ष था। मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव इसी समिति के द्वारा होना निश्चित हुआ। लेनिन ने नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष के अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया जो उत्पादक श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। इस तरह का काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया। उत्पादन के संसाधन पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया और उद्योग पर मजदूर का नियंत्रण स्थापित किया गया। बैंकों बड़े बड़े उद्योगों, जल परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी तरह लेनिन ने शासन के नियमों में परिवर्तन करने के साथ साथ बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया और लाल झंडे के पर हंसुए और हथौड़े के हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। उसके बाद से यह झंडा साम्यवाद का प्रतीक बन गया। अब लेनिन के समक्ष एक नया समस्या भूमि के पुनर्वितरण की थी। उसने एक आदेश जारी किया जिसके तहत बड़े भूस्वामियों की भूमि किसानों के बीच पुनर्वितरित किया गया। हालांकि किसानों ने भूमि पर पहले से ही कब्जा जमा रखा था। इस आदेश द्वारा लेनिन ने उसे सिर्फ वैधता प्रदान की। लेनिन
ने लेनिन के इस कदम की आलोचना हुई क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भूमि पर राज्य का नियंत्रण होता है। लेकिन लेनिन ने यह जवाब दिया कि किसान बहुमत में थे जबकि बोल्शेविक दल में अल्पमत में थे। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है कि उत्पादन की समस्या के निपटारे के लिए लेनिन की युद्धरत समाजवाद को लागू किया, लेकिन इसके तहत फैक्ट्री के तकनीकी विदों पर नियंत्रण स्थापित किया। यह मजदूरों की सहायता से फैक्ट्री के उत्पादन पर भी नियंत्रण स्थापित किया। इसी तरह किसान पर भी नियंत्रण लगाया गया एवं किसान की बलपूर्वक अनाजों की वसूली की जाने लगी। फैक्ट्री में श्रमिक हड़ताल पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया गया, परंतु युद्धरत साम्यवाद के विरुद्ध रूस में भयंकर प्रतिक्रिया हुई। जबरदस्ती वसूली के भय से किसानों ने अपना अनाज जलाना शुरू किया। परिणामतः 1921 से उत्पादन का स्तर काफ़ी गिर गया। करोड़ों लोग के सामने जीवन मरण का प्रश्न आ खड़ा हुआ। कहीं कहीं तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। राजकीय और विदेशी सहायता के बावजूद काफ़ी लोग भूख और प्यास से मरने लगे। क्रांति विरोधी नारे भी सुनाई पड़ने लगे। अंततः लेनिन ने अपनी नीति में संशोधन किया, जिसका परिणाम था कि नई आर्थिक नीति, जिसे कहते हैं हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, नई आर्थिक नीति। आपसे पूछेगा कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, आपका कब हुआ था? तो 1921 में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। 1921 ईस्वी में लागू हुआ था नई आर्थिक नीति। लेकिन लेनिन ने एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है, जैसा कि ट्रोट्स्की चाहता था। इसलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। लेनिन वास्तव में पिछले अनुभव से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थीं। अब इसमें निम्नलिखित बहुत बातें, निम्नलिखित जो प्रमुख बातें हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा कि पहला आपका है किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। कौन? ट्रोट्स्की। ठीक है, यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। तीसरा आपका कह रहा है कि 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। चौथा कह रहा है कि उद्योग का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। जैसे हमने की छूट होता है BC OC ST सब कुछ छूट होता है ना, उसी तरह इनको छूट दे, नियम बनाया गया। ठीक है, पॉलिसी करके विदेशी पूंजी भी समिति तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा की राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। 7वां करके विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए और 8वां करके ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। ठीक है, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है।
कह रहा कि इस नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन के उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में असातित वृद्धि हुई। हालांकि लेनिन की इस नीति की आलोचना की जाती है, लेकिन लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार की समस्या आ खड़ी। अब यहाँ से पूछेगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। अब से पूछेगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, तो आप लिखेंगे 1900 आप लिखेंगे लेनिन। आपको बिहार बोर्ड का बहुत क्वेश्चन फेमस है। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, कब हुआ था तो 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। कोई भी है भाई, अगर शुरू में अगर बुक पढ़ेगा ना तो उसको हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा वर्ड देता है ना डिफ़िकल्ट। अब इंग्लिश पढ़ने में उतना आसान होता है क्योंकि उसमें पता होता है कि किसके बाद कैसे होगा। बाकी इसमें जो ये होता है डिफ़िकल्ट होता है। हिंदी कुछ ऐसा ऐसा लिख देगा कि शब्द की जो मास्टर अगर वो पढ़ाता होगा ना उससे ज़रूर कुछ न कुछ दिक्कत होता होगा पढ़ाने में, और उसकी जब आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो आराम से वह पढ़ाते हैं। मेरे तब शुरुआत हो रहा है तो मुझे टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में। उत्तराधिकार की समस्या आ खड़ी हुई। विभिन्न समूहों और अलग अलग नेताओं के बीच सत्ता के लिए गंभीर संघर्ष चल रहे थे। इस संघर्ष में स्टालिन की विजय हुई। कह रहा कि 1929 ईस्वी में ट्रोट्स्की को निवासित कर दिया गया। निवासित मतलब जानते हो क्या, उसे निकाल दिया गया। ठीक है। 1930 ईस्वी के दशक में लगभग वे सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में और उसके बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीति, लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। पार्टी के अंदर भी मतभेदों को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। अब यहाँ से पूछेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था। आपसे पूछेगा सवाल कि कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था, तो आपका स्टालिन। ठीक है, आप लिखेंगे। आपको बुक भी पढ़ा रहा हूँ साथियों, और आपको साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी लिखा रहा हूँ, तो इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव शायद मैंने यूट्यूब पर पहली बार इस तरह पढ़ाना शुरू किया हूँ, शायद ना कोई आपको पढ़ाता होगा। कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था। आपको बुक पढ़ा रहा है और ऑब्जेक्टिव लिखा रहा है, शायद ना आपको कोई मिल सकता है, नहीं तो असंभव यूट्यूब पर मिलना। तो कौन था आपका, स्टालिन था। स्टालिन निकलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात कर रहा है। स्टालिन महासचिव था और 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। इस घटनाओं का सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसमें ऐसी विशेषताएं उभरी जो मार्क्सवाद और क्रांति के मानववादी आदर्शों के विपरीत थी। अब आपको पूछेगा कि बताइए स्टालिन का मृत्यु कब हुआ था।
स्टालिन स्टालिन का मृत्यु कब कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1800 कब हुआ था? ओ 1800 नहीं, 1953 में, 1953 ईस्वी में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। किसका? स्टालिन का। क्लियर क्लियर करा कि हाँ यहाँ तक स्वतंत्रता समिति हो जाने के कारण कला और साहित्य के विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। परंतु दूसरी ओर स्टालिन के अथक प्रयास से रूस विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया। अब देखो इतना स्टालिन मेहनत किया था कि रूस को, जो रूस लड़ाई में पराजय हो जाता था हर घड़ी, आज वह नंबर 1 मानचित्र में क्या हुआ? वह मानचित्र में शक्तिशाली देश कहलाने लगा। ठीक है, मेहनत एक दिन से नहीं होती साथियों, रोज मेहनत करना पड़ता है। शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया। 3 पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप रूस की औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुंच गई। कृषि का आधुनिकीकरण हुआ तथा विज्ञान की उन्नति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस को एक महान शक्ति माना जाने लगा था। युद्ध काल के सम्मेलन में रूजवेल्ट और चर्चिल के साथ स्टालिन भी भाग लेता था। इस प्रकार 3 दशकों में ही तिरस्कृत, आक्रांत और कमजोर रूस विश्व में महान शक्ति बन गया और वहाँ भी मेहनतकश जनता में क्रांति से अस्थायी रूप से अपनी जड़ें जमा ली। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। कहता रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति का प्रभाव क्या था? आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। कर पहला पॉइंट में कह रहा है कि इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य देशों में भी आंदोलन का प्रोत्साहन दिया। दूसरा आपको पॉइंट कह रहा है कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी 2 भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधारक आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। होड़ मतलब लड़ाई चलती रही। ठीक है। कह कि रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक योजना के रूप में एक नवी आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में इन मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका उपनिवेश मुक्त को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन का वैचारिक समर्थन प्रदान किया। ठीक है। अब यहाँ पर शीत युद्ध में क्या हुआ था वहाँ पर बता देता हूँ। शीत युद्ध में हुआ था करेगा कि यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। ठीक है। आपको यहीं अब सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? आपसे पूछ सकता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो आप लिखेंगे 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? कब
हुआ था, लिखेंगे 1991 में। कब? 1991 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। तो आपका यह चैप्टर ख़त्म हो गया आज। आपका अगले क्लास में बुक सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है साथियों, और बता दो ना कि मेरे में और क्या कमी है, मैं उस पर काम करूंगा। पहला तो आपने बता दिया कि मेरे को हिंदी पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग मेरे में और क्या कमी देखते हैं उसे भी आप कमेंट में बताएं, क्योंकि हम उस कमेंट के अनुसार हम उस कमियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले मैं एक और बात कहता हूँ, थोड़ा एक बात और कहता हूँ, यहाँ पर देख लेना। इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें बस जॉन जो नहीं दिया उसको हम मेल लिख देता हूँ। ये तो आपका होगा था लड़का कहाँ लास्ट संगठन के। हाँ हाँ, अब यहाँ से आपका ये तो हम लिखवा दिए हैं, आपका लगता है। अब यहाँ से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, उसे लिखा देता हूँ, ताकि आपको याद करना में याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत, आप लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें मिल जाएगा। यह बुक पढ़ेंगे तो आपको यह मिल जाएगा। कह रहा है कि 1917 ईस्वी की ईस्वी की ईस्वी की पहली क्रांति, पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? पहली रूसी क्रांति को 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? देखो, किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो आप लिख लेंगे फरवरी क्रांति। क्या? फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। करा है आपको। कह रहा है कि बोल सेविक, कह रहा है कि बोल सेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? क्रांति का नेतृत्व किसने किया था या कौन किया था, लिख सकते हो। कौन किया था? कौन किया था? आपका लेनिन। कौन किया था? लेनिन। ठीक है, और लिखेंगे दुनिया के मजदूर एक हो। दुनिया के मजदूर एक हो। दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? किसका था यह कथन? तो आप लिखेंगे वह
कार्ल मार्क्स। किसका? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। क्लियर क्लियर। और लिखेंगे, कह रहा है कि वैज्ञानिक वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? तो आप लिखेंगे कार्ल मार्क्स। किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। ठीक है। और लिखेंगे, कह रहा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो आपका रॉबर्ट ओवन को। किसके? रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन। ठीक है। इस तरह आपसे पूछ सकता है रूसो किस देश का दार्शनिक था? आपसे पूछ सकता है रूसो किस देश का दार्शनिक था? किस दार्शनिक था? तो फ्रांस का। फ्रांस। ठीक है। चेका का गठन कौन किया था? चेका जो आपका एक संगठन बनाया गया था जो विद्रोहियों को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, चेका गुप्त संगठन। इसका नाम था चेका पुलिस गुप्त संगठन। ठीक है। चेका का गठन आज ही हम लोग इसे पढ़े हैं। चेका का गठन कौन किया था? कौन किया था? तो कौन किया था? आपका लेनिन ने। कौन? लेनिन ने किया था। ठीक है। इसके बाद और है, यहाँ पर लिखेंगे, आपसे पूछेगा कि बताइए लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? कब लागू हुई? 1870 में। कब? 1870 ईस्वी में ना।
आपसे और पूछ सकता है, लगता है मैं इसे लिखवा दिया हूँ, फिर भी आप लिख लो, मैं लिखवा नहीं हूँ। तो कह रहा है कि बेस्ट लियोट वयस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? किन देशों के बीच हुआ था? तो आप लोग लिख लेंगे इसे, जो है आपका रूस और जर्मनी के बीच यह संधि हुई था। जर्मनी, ठीक है। जैसे हम लोग पाकिस्तान और भारत के बीच क्या हुआ? सीज फायर, ठीक है। उसी तरह इनके बीच क्या हुआ? संधि हुई। तो आज आपका चैप्टर दूसरा समाप्त हो गया। अब इसका बुक सॉल्यूशन रह गया है, तो आपको बुक सॉल्यूशन आज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब करा देता हूँ बुक सॉल्यूशन, क्या कहते हो? संडे करा दूँ? और कराने की अगर आपकी इच्छा है तो मैं संडे कराऊंगा, बाकी संडे को मुझे मैथ पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? संडे को मैथ पढ़ाना है, क्योंकि संडे को मैथ पढ़ाएंगे और आपका मंडे को भी मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहेंगे कि आपको बुक सॉल्यूशन चाहिए दूसरा चैप्टर का, तो आपको बुक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि पहला चैप्टर का आप सब्जेक्टिव बुक सॉल्यूशन करा दीजिए, तो हम उसका बुक सॉल्यूशन करा देंगे। तो आप जो भी आपकी मन राय है आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और मेरे में क्या अभी कमी है आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। धन्यवाद।